इजराइल और हमास की जंग के बीच अब अलकायदा की भी एंट्री हो चुकी है। अलकायदा ने हमास से कहा है कि आपने जिन इजरायली बंधकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है उनको तुरंत छोड़ दें। अलकायदा ने हमास से इजरायली बंधकों को छोड़ने का आह्वान किया है। दरअसल अलकायदा के जो नेता हैं सैफ अल अदिल, उसका एक वरिष्ठ सलाहकार है और उसका ससुर भी है अबू वालिद अल मसरी। उसने आह्वान किया है हमास से कि आप इजराइल के बंधकों को छोड़ दें। अब यह बात अलकायदा ने क्यों की है, क्यों इजरायली बंधकों को छोड़ने की बात कही है, यह बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अलकायदा ने हमास के ऊपर जोर डाला है कि आप तुरंत रिहा करें। अलकायदा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान के अंदर यह एक्टिव रहता है, आतंकी संगठन है। अब इस आतंकी संगठन को बनाया किसने है, इसका भी एक बहुत पुराना इतिहास है और हो सकता है कि पर्दे के पीछे इसके न जाने कितने सारे चेहरे हों। तो अलकायदा अब हमास से मांग कर रहा है कि बंधकों को छोड़ दो। फिलहाल मिडिल ईस्ट की कुछ और खबरों की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कल ड्रोन से हिजबुल्लाह ने एक हमला किया था। उसके घर पर बाल बाल बच गया। अपनी बीवी के साथ वहां पर रहता था, लेकिन उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। घर को नुकसान हुआ है। अब इसके बाद नेतन्याहू ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। नेतन्याहू ने ईरान से कहा कि आपने मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें भुगतान किया जाएगा। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की तरफ से आज मेरी और मेरी वाइफ की हत्या करने की कोशिश की गई और ये एक बहुत गंभीर गलती थी। तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से साफ कहा कि आपने हमें मारने की कोशिश की। अब ईरान ने भी इसका पलटवार किया है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने साफ तौर पर इस बात पर जोर देकर कहा कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला किया गया था कल इजराइल के ऊपर, उसमें हमारी किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं थी। यह सिर्फ एक पागलपन है जो नेतन्याहू हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिलहाल नेतन्याहू की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर ये जो हमला किया है इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आज एक कैबिनेट की बैठक कर रहा है नेतन्याहू और हो सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो रहा हो। फिलहाल जिस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इजराइल बहुत जल्द अब ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। दोस्तों, आज एक और खबर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। कुछ दस्तावेज इजराइल और अमेरिका के सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जिनको ईरान के टेलीग्राम चैनल्स पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल जो दस्तावेज घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर उसमें यह बात कही जा रही है कि इजराइल ने 15 और 16 अक्टूबर को ईरान के ऊपर हमला करने की एक योजना बनाई थी, लेकिन वो दस्तावेज लीक हो गए। और लीक ऐसे हुए कि खुफिया जो एजेंसियां हैं अमेरिका और इजराइल की, उनकी वेबसाइट को, उनके खुफिया तंत्र को हैकर्स ने हैक कर लिया। चीन के हैकर्स ने उसको हैक किया और हैक करके सारे दस्तावेज फिर ईरान को दे दिए। ईरान ने उन दस्तावेज को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। यानी कहां कहां पर ईरान के अंदर हमले होने थे, क्या क्या प्लानिंग थी इजराइल की, कैसे हमला किया जाता, वो सारे दस्तावेज खुफिया एजेंसियों के पास थे। उनको हैक करके चीन के हैकर्स ने ईरान को दे दिया। अब ईरान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर उसको दिखाया है कि यह तैयारी थी इजराइल की। इसी वजह से इजराइल ने अपने हमले को अभी तक टाल दिया है। 15 और 16 अक्टूबर को पूरी प्लानिंग थी इजराइल की हमला करने की। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ ईरान को एक और धमकी दी है कि जल्द ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा। हम ईरान को किसी भी हालत में परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ईरान से कि अगर ईरान परमाणु ताकत बन जाता है तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए ईरान इन लोगों के बहुत ज़्यादा निशाने पर भी है। हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नईम कासिम को लेकर एक खबर इजरायली मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है कि शेख नईम कासिम जो इजराइल को इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे 2 दिन पहले, अब वो खुद अपनी जान बचाकर लेबनान से तेहरान भाग गए हैं। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह या शेख नईम कासिम की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बहुत खबर चल रही है कि वो अपनी जान बचाकर लेबनान से ईरान तक पहुंच चुके हैं। इजराइल अभी भी लेबनान के अंदर हमले जारी रखे हुए है। ये एक तस्वीर आपको दिखाई देती होगी जहां पर एक गांव सा दिखाई दे रहा है पहाड़ी पर बना हुआ। इस गांव का नाम है रामयेह गांव। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इस गांव के नीचे हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई थी
और इन सुरंगों को बनाने के लिए जो पैसा है वो ईरान ने दिया था। फिलहाल इजराइल ने कहा कि हमने इस पूरे गांव को तबाह कर दिया क्योंकि इसके नीचे हिजबुल्लाह की सुरंगें बनी हुई थी। हमने सुरंगों को खत्म किया और उन सुरंगों के साथ गांव भी खत्म हो गया। आज सुबह इजराइल का कट्टरपंथी नेता वेन गबिर तकरीबन 1400 लोगों के साथ मस्जिद अक्सा में धावा बोल देता है। आए दिन ये कट्टरपंथी नेता बेन गबिर बहुत सारे यहूदियों को लेकर मस्जिद अक्सा में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर ये अपनी प्रार्थना करने की कोशिश करता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। जो बुराक वॉल है, जिसको ये वेस्टर्न वॉल कहते हैं, वहां पर जाता है अंदर की साइड में और वहां पर जाकर भी ये प्रार्थना करने की कोशिश करता है। इस तरीके से ये लोग लगातार मस्जिद अक्सा का माहौल बिगाड़ रहे हैं। तुर्की से भी यह खबर आ रही है। ये कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। तुर्की कहता है कि हमने सारे कारोबार इजराइल से बंद कर दिए हैं, लेकिन समुद्र में जो जहाज इधर से उधर होते हैं उनकी जानकारी जब सामने आती है ऑनलाइन तरीके से, तब मालूम पड़ता है कि कुछ जहाज लगातार तुर्की से इजराइल आ भी रहे हैं और इधर से उधर जा भी रहे हैं। कार्गो जहाज मैरसिन इस्तांबुल के तुर्की बंदरगाहों, कब्जे वाले हेटे और अशदोद और हाइफा के इजरायली बंदरगाहों के बीच व्यापार करना जारी रखे हुए है। ये जानकारी एक ट्रैकिंग ऐप के जरिए सामने आई है। जो जहाज़ों को ट्रैक करता है उसके जरिए लगातार जानकारी सामने आती रहती है कि इस्तांबुल बंदरगाहों से लगातार इजराइल के अंदर इजरायली बंदरगाहों तक जहाज़ आ रहे हैं, जबकि एर्दोगान हज़ारों बार ये दावा कर चुके हैं कि हम इजराइल से किसी तरह का कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इजरायली वायुसेना की तरफ से अभी अभी एक ऐलान किया गया है कि उसने आज बेरूत के अंदर हिजबुल्लाह के एक खुफिया हेडक्वार्टर पर हमला किया। ज़मीदोज़ ये खुफिया हेडक्वार्टर बना हुआ था और इसमें बहुत सारे हथियार वगैरह भी रखे हुए थे। हमले में कथित तौर पर 3 हिजबुल्लाह के कमांडरों के भी मारे जाने की खबर है। अलहाज अब्बास सलामे, राजदा अब्बास अबचे और अहमद अली हुसैन, इन तीनों के नाम सामने आए हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि ये वाकई में मारे गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के इन 3 कमांडर्स के नाम सामने आ रहे हैं। खबर ऐसी आ रही है कि ईरान ने कुछ ऐसे लेज़र ड्रोन बनाए हैं जो इजराइल के सभी शहरों की जासूसी भी कर सकते हैं और अपने ऊपर हो रहे हमलों को रोक भी सकते हैं। ईरान की ये जो लेज़र ड्रोन है ये काफ़ी ख़तरनाक बताए जा रहे हैं और इसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होती है। सभी शहरों की इजराइल के जासूसी करके वहाँ पर आराम से जा सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है कि बहुत जल्द ये ड्रोन हिजबुल्लाह के पास पहुंच सकते हैं। एक और बड़ी खबर आज सामने आई है। ईरान ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर, 200 मिसाइलें तकरीबन छोड़ी थी। 90% ईरान का ये हमला कामयाब रहा था ईरान के मुताबिक। खबर ऐसी भी आई है, उस वक्त खबर आई थी कि तकरीबन 20 F-16 लड़ाकू विमान पूरी तरीके से तबाह हो गए। आज खबर आई है कि तकरीबन 4 F-35 विमान भी इसमें पूरी तरीके से तबाह हो गए। जिस बेस पर मिसाइलें गिरी थी वहां पर F-35 लड़ाकू विमान भी थे। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए सारा खुलासा हुआ है। तो कह सकते हैं कि ईरान के हमले में इजराइल को उस वक्त बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान ने उस हमले में इमाद, कद्र, खैबर शेकन और फतेह 1 इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है जिसका नाम है लिकुड पार्टी, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया अपने विपक्षी नेताओं को लेकर, जो याइर लैपिड हैं और भी जो विपक्षी नेता हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने कहा कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला किया ईरान ने, लेकिन जो हमारे विपक्षी नेता हैं याइर लैपिड या और नेता, उन्होंने इस बात की कोई भी निंदा नहीं की। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ईरान या उसके प्रॉक्सीज को लेकर कोई भी पोस्ट नहीं किया गया। देखिए ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, ये नेतन्याहू बहुत बड़ा चालाक आदमी है। ये हर मौके को भुनाना चाहता है। इस तरह की बातें करके ये इजरायली यहूदियों के दिल में और जगह बनाना चाहता है। मैं ही इस इजराइल का सच्चा रक्षक हूं, मेरे अलावा कोई देश को नहीं बचा सकता। तो ये हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।